Hello students, my name is Dr. Ritu Sharma. I am from School of Education, Department of B.Ed. Today I will make you learn about juvenile delinquent from the paper Child and Growing Up, Module 2. जुवेनाइल, व्हाट इज जुवेनाइल? जुवेनाइल यानी बाल बोला जाता है, जिन्हें बालक बोला जाता है। जुवेनाइल की एज 18 से कम हो, यानी कि वो अडल्ट नहीं है और वो अपने टीन्स के पहले हो, यानी कि 11 वर्ष की उम्र से 17 साल की उम्र या 11 से थोड़ा पहले भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको हम बाल कह रहे हैं। दैट इज जुवेनाइल। और डेलिंक्वेंट क्या होता है? डेलिक्वेंट यानी कि अगर इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो अपराधी, यानी आज हम बात करेंगे बाल अपराधी की। तो बाल अपराधी क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू स्किनर, जुवेनाइल delinquent involves wrongdoing by a child under the age specified by law. Juvenile delinquent involves wrongdoing by a child under an age specified by law, यानी कि जो निर्धारित की गई है कानून द्वारा, जो आयु निर्धारित की गई है उससे कम आयु में अगर कोई अपराध किया जाता है तो वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट कहलाता है, यानी कि बाल अपराधी, वो बालक कहलाता है। According to Hedy, a child who deviates from the social norm, from social norms or behavior is called juvenile delinquent. A child who deviates from social norm or behavior is called juvenile delinquents, यानी कि जो अपने सामाजिक, जो हमारे नियम है, जो हमारा सामाजिक एक व्यवहार है, उससे हटकर कोई व्यवहार करता है, कुछ एबनॉर्मल व्यवहार करता है जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट की श्रेणी में आता है। According to Hedy, one more psychologist, antisocial behavior of a child is called juvenile delinquent. असामाजिक व्यवहार किसी बच्चे का उसको बाल अपराधी बना देता है। तो ये 3 डेफिनेशंस आपको मैंने बताई, जो स्किनर ने कही है, हेली ने कही है, हेडी ने कही है, which gives you clear picture of what is juvenile delinquent. Now what are the development and causes?
So it is divided in 3 parts. First is the psychiatric view. Second is the socio-cultural view. And third is the legal view. These are the 3 views given for the developmental causes. So first is psychiatric view, यानी जो मनोचिकित्सक का जो अपना उनकी अवधारणा है जुवेनाइल डेलिक्वेंट के लिए, बाल अपराधी के लिए, वो ये है कि जिनका इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, जिनका सांवेगिक जो है बैलेंस नहीं होता है, संवेग बैलेंस नहीं होता है, इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और सोशियो कल्चरल का व्यू है कि दोज हु आर एंटी सोशल। एंटी सोशल से मतलब है जो मिक्सअप नहीं होते हैं, जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एग्रेसिव होते हैं या बहुत मारपीट करते हैं, या एक तरीके का जैसे किसी मॉब को भड़का देना, इस तरीके की जो श्रेणी में आते हैं वो एंटी सोशियो कल्चरल व्यू का कार्य है कि वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहलाते हैं। एंड द थर्ड इज लीगल व्यू। लीगल व्यू में वो लोग हैं जो हमारे कानून को नहीं मानते हैं, दोज हु आर अगेंस्ट आर लीगल पर्सपेक्टिव्स, जिनके जो हमारे कानून के को तोड़ते हैं, या जो किसी तरीके की कानूनी जो नॉर्म्स बने हैं, जो रेगुलेशंस बने हैं, जो अगेंस्ट होते हैं, वो जो अगेंस्ट चलते हैं, वो आते हैं लीगल व्यू पॉइंट में। जैसे फॉर एग्जांपल है पिक पॉकेटिंग है, या रेड सिग्नल को तोड़ देना है, या बेगिंग को एक अपना प्रोफेशन बना लेना है। इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, जो लोग इस तरह की करते हैं, वो भी जुवेनाइल डेलिक्वेंट की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, साइकियाट्रिस्ट का जो व्यू है इट इज़ वेरी ऑथेंटिक, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा कारण बताया गया है जुवेनाइल डेलिक्वेंट का, वो कहीं ना कहीं इट इज़ रिलेटेड टू इमोशनल डिस्टर्बेंस। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मैल एडजस्टेड होता है, या उसके अंदर किसी तरीके की कोई डिफॉर्मिटी होती है, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, या ब्रोकन फैमिली होती है, वो राइज करती है इमोशनल डिस्टर्बेंस को। और वो इमोशनल डिस्टर्ब जब होता है तो वो उसकी सारी चीज़ें उसी से रेगुलेट हो जाती हैं। उसका झूठ बोलना, चोरी करना, या बहुत ज़्यादा मारपीट करना, एग्रेसिव होना, और एक बहुत जो टिपिकल क्वालिटी देखी गई है वो ये देखी गई है कि जब हम बेजुबान जानवर को मारना, जैसे बहुत बार जब हम देखते हैं पार्क में कभी जाते हैं तो कुछ बच्चे, छोटे हैं बच्चे जो कि बहुत बड़े नहीं होते, 7, 8, 9, 10 ईयर्स के होते हैं, वो जो पपी होते हैं, कुत्ते के बच्चे होते हैं, उसको गिराते हैं और वो खूब चिल्लाता है। वो बार बार उसको ऊंचाई से गिराते हैं, और वो उसका चिल्लाना, उसका जो आवाज़ है क्राइम की, वो उनको बहुत प्लेजर दे रही होती है। तो ये एक दिस इज द वन एग्जाम्पल विच आई एम गिविंग यू। अदर एग्जाम्पल इज कि हम कोई बकरी या काऊ जा रही है, उसके पीछे बच्चे हैं और वो डंडी से उसको मारते चले जा रहे हैं, तो वो उसका भागना या उसका एक अजीब तरीके का जो उसका रुदन है, जो क्राई है, वो चीज़ें उनको प्लेजर देनी है। वो भी एक तरीके का जो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, एक एंटी सोशल बिहेवियर है, और कहीं ना कहीं इट इज़ रिलेटेड टू इमोशनल डिस्टर्बेंस। नाउ सोशियो कल्चरल व्यू, जो ये वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जिन्होंने इसके डेवलपमेंटल कॉजेज़ के बारे में बताया है, उन्होंने एक ये बात भी बताई है कि जब अगर ब्रोकन फैमिली है और अगर कम्युनिटी हेल्पफुल नहीं है, और आपस में जो सिबलिंग्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा किसी तरीके का स्नेह या प्रेम या बॉन्डिंग नहीं है, तो भी एक तरीके का वो एक एंटी सोशल बिहेवियर डेवलप हो जाता है। किसी से बात ना करना, या भीड़ में जाना तो कहीं कुछ स्टील कर लेना, या अब तो एक बहुत कॉमन
सा एक देखा गया है कि मैरिज पार्टी में जाते हैं तो कुछ टीनेजर्स या बच्चे आके वो गिफ्ट्स को स्टील कर लेते हैं, या जो गिफ्ट्स और जो कैश दिया जाता है वो एनवेलप्स गायब हो जाते हैं। तो एक तरीके का ये एक जुवेनाइल ही डेलिक्वेंट एक्ट है। लीगल व्यू में तो बहुत अब आ गया है कि छोटे छोटे बच्चों को स्मगलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, फ्रॉम सप्लाइंग ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उनको यूज़ किया जा रहा है। वो बाकायदे अपने स्कूल बैग्स में भर के इधर उधर पहुंचा रहे हैं और वो बेगिंग के बिजनेस में है बाकायदे, और इस तरीके की तमाम चीज़ें जो इलीगल है वो कर रहे हैं। इट कम्स अंडर जुवेनाइल डेलिक्वेंट। और जो बाल अपराधी जो उनके कारागार हैं वो बाकायदे बने हैं, जो उनके जो होम्स बने हुए हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी बने हैं, लेकिन वो सारी उनका जो लीगल जो एस्पेक्ट है देखने का है वो यही है कि अगर हमने कोई नॉर्म्स को तोड़ा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट हम चले, वो जो भी कोई वो कर रहा है और वो अंडर एज है, दैट मीन्स he is juvenile delinquents. अच्छा, now we come to one more aspect. Aggressive versatile path. A non-aggressive path. An exclusive substance abuse path. Aggressive versatile path, non-aggressive path, exclusive substance abuse path. ये तीन तरीके की जो यहाँ पे हम बात कह रहे हैं, दिस इज गिवन बाय लोएबर्ग। लोएबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1986 में ये तीनों पाथ को डिस्क्राइब किया था। इनका कहना है कि जो ये वाला एग्रेसिव वर्सेटाइल पाथ है, ये ऐसा नहीं है कि ये एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं होते, ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, इनका आईक्यू लेवल भी हाई होता है, लेकिन दे आर वेरी एग्रेसिव, देयर नेचर इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो हर चीज़ को नॉर्मली देख रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। और जो उनको शायद एक प्रॉब्लम चाइल्ड की तरह उन पर फोकस किया जा सकता है कि उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं, और वो इस कैटेगरी में आते हैं जो एग्रेसिव वर्सेटाइल पाथ है। नेक्स्ट इज नॉन एग्रेसिव पाथ, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो नॉन एग्रेसिव पाथ के होते हैं वो आपस में उनको बुलिंग की, चीटिंग की, लाइंग की और स्टीलिंग की आदत होती है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव वर्सेटाइल पाथ एंड नॉन एग्रेसिव पाथ इज दिस, दैट बोथ बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंट, लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि वो अपनी बात शायद कह के या अपने रिएक्शन से या कुछ तोड़ फोड़ मचा के या थोड़ा किसी मतलब by doing some activity they show their aggression and are in the category of delinquent, juvenile delinquent। and non aggressive path is कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ शोर मचाएं या किसी को दर्द पहुंचाएं या कुछ ऐसा करे कि वो किसी की निगाह में आए, लेकिन वो चीटिंग कर रहे होते हैं, वो लाइंग मतलब उनमें झूठ बोलने की आदत है, वो लाइंग हैबिट होती है उसमें, उनमें स्टीलिंग की हैबिट होती है, उनमें कुछ ऐसा होता है जो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो इलीगल एक्ट है इसीलिए दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंट। द थर्ड इज एक्सक्लूसिव अब्यूज पाथ। ये दिस इज द वेरी डेंजरस कैटेगरी ऑफ juvenile delinquent in which they are creating problem and solving with their own methods। अगर उनको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे अगर उनको हेट्रेड हो गई किसी से, किसी फ्रेंड से या किसी व्यक्ति से, तो दे फाइंड देयर ओन ऑप्शन
instead of telling or instead of going to the police or taking any legal action, वो खुद उसको संभालते हैं या खुद उसका justice करते हैं by killing, by beating, even to the stage of murder. कि वो this stage of juvenile delinquent according to Loeber is very dangerous and risky, because at this point they are not taking permission, they are not taking suggestion, or they are not taking any help from any of the authoritative person, but they are taking actions on their own. अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने मार दिया, या उसको जान से मार दिया, या उसकी पिटाई कर दी, या कोई ऐसा एक्शन ले लिया जो इलीगल एक्ट है, एंड कम्स अंडर द कैटेगरी जुवेनाइल डेलिक्वेंट. So let me quickly discuss some of the characteristics. The first and the foremost characteristics is emotionally disturbed. Once a person is emotionally disturbed means वो एक तरीके के ट्रैप में है, जहाँ पे वो फियर है उसको, जहाँ पे उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जहाँ पे उसको हर चीज़ में कुछ बुराई दिख रही है, नेगेटिव क्वालिटी सारी दिख रही हैं, कोई भी चीज़ उसको प्रॉपर नहीं दिख रही है, उसके प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं है, और वो अपने में कोई ना कोई तरीके का एक ऐसा चीज़ को प्लान कर रहा है which is not acceptable by the society. So the first characteristic is emotionally disturbed. वो बहुत ही emotionally disturbed होते हैं और अपने emotions पर उनको control नहीं होता है. Sometimes they are very happy and they take some extreme step. Sometimes they are very sad, or sometimes they are very angry. They take some extreme step. So emotional disturbance is the main characteristic of juvenile delinquent. Next is एक बहुत ही जो अजीब सी चीज़ देखी गई है कि इमोशनली डिस्टर्ब तो होते हैं, ये भी एक चीज़ देखी गई है जो ड्रॉप आउट्स की होती है. बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जब क्लासरूम में रहते हैं तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेलते उनमें एक ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और एक तरीके का जो अपने अंदर एक बैठा लेते हैं ये बात कि हम वी आर गुड फॉर नथिंग, वी कैनॉट डू एनीथिंग. The front bench students are better, the back bench students are not better, or they are the failures, or sometimes criticism by the teachers, by the family and by the society make them or force them to drop out, to drop their studies. And once they drop their studies, many things will take charge of their mind and their activity. अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, वो घर में बैठा हुआ है, तो एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप. तमाम तरीके की बातें उसके दिमाग में आ रही हैं, तमाम लोगों की जो वो लोग कर रहे हैं, चाहे वो गैम्बलिंग हो या स्टीलिंग हो, वो चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगने लगती हैं, या ड्रग्स लेना हो, वो चीज़ें उसको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और वो उन सब चीज़ों की तरफ उसका झुकाव हो जाता है और उन चीज़ों को वो स्टार्ट करने लगता है. तो एक ये रीज़न है कि ड्रॉप आउट एक ऐसा रीज़न है, एक कैरेक्टरिस्टिक है जुवेनाइल डेलिक्वेंट की. Third is limited vocational plans. बहुत बार ऐसा होता है कि जो एक बाउंड्री बना दी जाती है, या जो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन होते हैं कि इतना मार्क्स लाना है या मेडिकल प्रोफेशन में ही जाना है, क्योंकि सिंस पेरेंट्स आर डॉक्टर यू हैव टू गो इन मेडिकल लाइन, पेरेंट्स आर इंजीनियर यू हैव टू take up engineering. So these are also the characteristics कि एक ऐसा होता है कि उनके limited उनको vocational plans दे दिए गए हैं, उनकी future planning किसी और के साथ हो रही है, और उनके दिमाग में शायद वो उतना ready नहीं है, उसको accept नहीं कर रहे उस situation को. So this is one of the characteristics कि वो उस तरफ उनका जो माइंड है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और बहुत सारी और चीज़ें जो उनके लिए बेटर नहीं है उसको उस तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है. One more thing while discussing these characteristics कि there are many factors for juvenile delinquent, but
since we are discussing characteristics, the role of parents and teachers are very important, because if the teachers and parents are not motivating their students, or they have lack of confidence on their child or students, definitely it will have a very wrong impact or a very negative impact on their behavior. So help from the parents and teacher surely sort out some of the problems of the juvenile delinquent. Next is bullying in class. बहुत बार ऐसा होता है कि फेस किया जाता है क्लासरूम में कि स्टूडेंट एक दूसरे को बहुत टीज कर रहे हैं या चिढ़ा रहे हैं किसी बात के लिए, किसी की हाइट के लिए, किसी की फिजिकल अपीयरेंस के लिए। तो वो एक उसके अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या कुंठा हो जाती है, एक तरीके का इन्फीरियरिटी डेवलप हो जाती है। एंड ये भी एक कारण है कि वो अपनी इन्फीरियरिटी को ओवरकम नहीं कर पा रहा होता है, या उन सब बातों को उससे वो कोप अप नहीं कर पा रहा होता है, और फिर वो कोई एक ऐसा स्टेप ले लेता है जो एंटी सोशल होता है या लीगल होता है, इलीगल होता है, और उनको जुवेनाइल डेलिंक्वेंट की कैटेगरी में वो आ जाते हैं। तो ये सारी जो और वन मोर थिंग दैट एक चीज़ देखी गई है कि अगर डिफरेंट स्कूल्स बहुत ज़्यादा चेंज किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के, डिफरेंट स्कूल्स, अगर बहुत सारे स्कूल्स कभी कभी देखा गया है ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ जॉब्स एंड many other reasons, due to course or due to study pattern or teaching style, parents changes number of schools. So this is also one of the cause, because एक बार ही बच्चा अगर कहीं एडजस्ट हो गया है, उसके फ्रेंड सर्कल बन गया है, वो पूरी तरह से अपनी टीचर्स को जानने लगा है, और बहुत सारे इमोशनली एस्पेक्ट्स हैं जिनसे वो अटैच्ड है स्कूल के। अगर बार बार उसका स्कूल चेंज किया जाएगा, उसको बार बार नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं, बार बार नए टीचर्स मिल रहे हैं, वो उसको जब तक समझते हैं तब तक दूसरा स्कूल चेंज हो जाता है, तब तक तीसरा स्कूल चेंज हो जाता है, तो वो शायद वो उतना उनके साथ कोप अप नहीं कर पाता है, और वो उसमें एक तरीके का एक जो डिस्टर्बेंस उसको क्रिएट हो रहा होता है, मैल एडजस्टमेंट जो क्रिएट हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक कुछ ना कुछ उसको रिप्रेस करने के लिए कोई ना कोई एक साइड देता है, और वो शायद एंटी सोशल या इलीगल हो सकती है। Quickly I will discuss factors affecting juvenile delinquent. So mainly 3 फैक्टर्स माने गए हैं। फर्स्ट जो फॉरमोस्ट फैक्टर है वो फैमिली है, सेकेंड इज स्कूल, एंड थर्ड इज कम्युनिटी और सोसाइटी। फैमिली का अगर सपोर्ट नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है किसी की, हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, और फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है, किसी भी तरीके का सोचने की लिबर्टी नहीं है, कुछ करने की लिबर्टी नहीं है, और हर एक बात पर, बच्चे के हर ओपिनियन पर अगर उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो वो ज़रूर किसी न किसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाएगा, और वो फिर उस बंधन से, उस डिसिप्लिन से, अनुशासन से मुक्ति पाने के लिए कोई ना कोई आसान सा साधन ढूंढेगा। झूठ बोलना सीखेगा वो, अगर उसको मनी का बहुत अभाव है, पैसों का अभाव है, तो वो चोरी करना सीखेगा, या घर से चोरी अगर नहीं कर पा रहा है तो वो बाहर से चोरी करेगा, पिक पॉकेटिंग करेगा, और बहुत सारे इनन्यूमरस ऐसे इलीगल एक्ट हैं जो वो करेगा। तो ये फैमिली का बहुत ही मेजर रोल होता है किसी भी चाइल्ड को उसके अपने जो भी उसका भविष्य है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम राइट नाउ, बट वी शुड वाव आवर चिल्ड्रन,
वाव, ये वर्ड बहुत सुनते हैं हम लोग, बहुत कहते हैं वाव। इस वर्ड का हम लोग यूज करते हैं और इसका हमें बहुत बार अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, स्कूल में टीचर्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वाव, यू हैव डन इट वेरी वेल, वाव दिस इज सो प्रिटी, वाव दिस इज सो गुड, यू आर सो गुड, व्हाट इज दिस वाव? वाव इज, फर्स्ट W says you are worthy, O says you are original, and last W say you are वेलकम। तो इन ये जो 3 चीजें दी गई हैं, ये वाव हम लोग बोलते हैं और इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है कि सबसे पहले अगर माँ बाप का अपने बच्चे पर विश्वास है और उसका बच्चा अपने माँ बाप पर विश्वास करता है तो वो हर जंग जीत सकता है। लेकिन अगर उसको क्रिटिसिज्म और उसके फेवर में उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो वो शायद सारी लड़ाइयाँ जीतते जीतते भी हार जाएगा। This vow is very important in everyday's life. हर दिन हमें इसका वाव का इस्तेमाल अपने घर में जरूर करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि this build a confidence unconsciously in their mind. They should feel confident कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ और मैंने जो भी किया है वो परफेक्टली किया है। वो उनको मोटिवेट करता है, हर दिन एक तरह का टॉनिक देता है, एक तरह का जैसे टॉनिक दिया जाता है, एलिक्सार दिया जाता है बच्चों को, या कोई मल्टीविटामिन दिया जाता है जिससे वो और बेटर, या फर्टिलाइजर जैसे प्लांट को दिया जाता है। दिस वाव वर्क एज अ फर्टिलाइजर टू स्मॉल चिल्ड्रन, क्योंकि वो उसको इतना उस एनर्जी पैदा करता है, इतना वाइगर पैदा करता है उनके अंदर, जिससे वो कभी भी किसी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। वो कुछ भी स्टील करते वक्त सोचे कि नहीं मेरी मम्मी को पता चल गया, मेरे पापा को पता चल गया, वो ये बात जरूर सोचेंगे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपके बच्चे के ऊपर है। अगर वो स्मोक, अगर बहुत सारा पीयर प्रेशर बहुत होता है इस टाइम पे, अगर पीयर प्रेशर में उनको कहा जा रहा है कि स्मोक, अरे देखो तो एक बार स्मोक करके डरते हो क्या, तो वो डर नहीं है, वो रिस्पेक्ट है, माय पेरेंट्स डोंट लाइक इट, वो वाली बात है। सो दे डेफिनेटली फील कॉन्फिडेंट व्हेन दे आर प्रेज्ड, मोटिवेटेड बाय देयर पेरेंट्स। और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों एक साथ चलती है। हर वक्त पनिशमेंट शायद हमें अच्छी जगह या अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती। समटाइम रिवॉर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट इज स्कूल। स्कूल में टीचर्स के लिए भी एक यही पॉइंट है कि अगर बार बार उनको क्रिटिसिज्म मिलेगा या उनको गलत कर दिया तो पहली बात तो ये गलत और नो वर्ड्स टीचर की डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। गलत होना ही नहीं चाहिए। यू कैन डू बेटर देन दिस, गलत नहीं है, यू कैन डू बेटर देन दिस, नो वाला शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही धीरे धीरे, इट्स अ काइंड ऑफ स्लो पॉइजन टू द स्टूडेंट्स। ये बहुत धीरे धीरे जो उनको अंदर अंदर किल कर रहा है, जिस तरह से एक कीड़ा दीमक खा लेता है एक किताब को या लकड़ी को, उसी तरीके से ये क्रिटिसिज्म धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक इल इफेक्ट किसी के ऊपर माइंड पर छोड़ता है अगर उसको क्रिटिसिज्म मिलता रहे या कोई अप्रेजल या किसी भी तरीके से मोटिवेशन क्लास में ना मिले। ये भी है कि क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। टीचर शुड टेक नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई स्टूडेंट किसी को बुली कर रहे हो, मार रहे हो, टीज कर रहे हो, रैगिंग कर रहे हो, या कोई ऐसा चीज़ तो नहीं हो रही है जिससे कोई अच्छा स्टूडेंट एक जुवेनाइल डेलिक्वेंट में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट इज सोसाइटी एंड कम्युनिटी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और जिस कम्युनिटी में रहते हैं, समटाइम्स हम उनके नॉर्म्स, कुछ ऐसे नॉर्म्स भी फॉलो करने होते हैं जो शायद हम उसके लिए रेडी नहीं है या हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पेरेंट्स को हमारे आगे खड़ा होना पड़ता है और उनको ये बात समझानी पड़ती है कि नहीं, ये मेरी बेटी भी ऐसा कर सकती है। इफ माई सन कैन डू दिस, माई डॉटर कैन ऑल्सो डू दिस। इफ माई डॉटर इज डूइंग हाउस होल्ड वर्क, माई सन कैन ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में हैं और एक्सेप्टेबल नहीं है, और एक तरीके का बहुत प्रेशर इम्पैक्ट होता है उसका बच्चों के ऊपर और वो उनको बाध्य कर देती हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंट होने के लिए। कभी कभी जब जो रिसर्च हुई है जुवेनाइल डेलिक्वेंट पे, उनमें जो स्टडीज़ की गई हैं उनमें ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों ने जो अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जो केस स्टडी हुई उसमें लाइफ हिस्ट्री में बताया कि दे आर बाउंड टू, दे आर फोर्स्ड टू बिकम जुवेनाइल, दे नेवर वांटेड टू,
बट बिकॉज ऑफ सोसाइटी की कुछ ऐसे नॉर्म्स थे, या उन्होंने किसी वजह से किसी को का मर्डर कर दिया, या कुछ ऐसा कोई बड़ा हादसा हो गया जिसमें वो इन्वॉल्व थे और जिसकी वजह से वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट हो गए, और वो सारी चीज़ों से उनको गुजरना पड़ा जो एक अपराधी को गुजरना पड़ता है छोटी उम्र में। तो ये सारी चीज़ें शायद इस वजह से भी थी। व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी इज अस। सोसाइटी हमसे बनी हुई, ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी है या कोई एक एक्सपर्टीज है उनके पास, ऐसा कुछ नहीं है। सोसाइटी हम और आपके ओपिनियन से ही बनी है। ये फैमिली, स्कूल, टीचर्स और जो फ्रेंड्स और हमारे नेबर्स और रिलेटिव्स हैं, यही तो सोसाइटी है। व्हाट एल्स? अगर उनमें एक हार्मोनियस रिलेशनशिप है, अगर हम एक दूसरे के इमोशनल जो डिमांड्स हैं उनको समझ सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वन शुड बी फुली एडजस्टेड विद द एनवायरनमेंट, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा सो दैट जुवेनाइल डेलिक्वेंट कैन बी स्टॉप्ड, और एटलीस्ट हम उस पर कुछ रोक लगा सकें। क्योंकि अगर हमने इसको, ये जुवेनाइल डेलिक्वेंट ही होते हैं जो आगे चल के एक पूर्ण रूप से क्रिमिनल बन जाते हैं, फुल फ्लेज क्रिमिनल जिन्हें कहते हैं। तो इसी उनको वहाँ हमें, अगर हम वो स्टेज आगे तक नहीं करना चाहते, वो टेररिस्ट या जो भी कोई एक गैंग या जिस तरह का भी हम उसको रूप बताते हैं, जिसका नाम लेते हैं, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर प्रिवेंट या कंट्रोल नहीं करेंगे। सो आई wind up my session today. So we have discussed definition of juvenile delinquent, then we have discussed the development in causes, psychiatric view, socio-cultural view, legal view, then Loeber 1986, aggressive versatile path, non-aggressive path, exclusive substance path, some characteristics of juvenile delinquent and factors that affect juvenile delinquent. So I end this session with this hope that WOW will continue with you forever. Thank you and best of luck.